एरा वर्ल्ड में आप सभी एस्पायरेंट्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में न्यू वुमन, या जिसे हम कहते हैं नई स्त्री। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नई स्त्री एक हकीकत है या फिर ये सिर्फ बड़े शहरों में दिखने वाला एक आईना, एक भ्रम है। आज की इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई आखिर कितनी गहरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी निबंध की शुरुआत अगर एक दमदार कोटेशन से हो तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति को समझने के लिए हमारे सांस्कृतिक आदर्शों से शुरू करना सबसे अच्छा तरीका है। मनुस्मृति का यह श्लोक, इसे नोट कर लीजिए। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यही वो आदर्श है जिसे हमारी संस्कृति ने एक शुरुआती बिंदु की तरह स्थापित किया है। अपने निबंध में इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो उस आदर्श के बाद अब आते हैं उस कंसेप्ट पर जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, न्यू वुमन। ये जो शब्द है ये 19वीं सदी में पश्चिम में उभरा था, पर इसका असल मतलब क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, शिक्षा की आजादी। दूसरा, आर्थिक आत्मनिर्भरता। तीसरा, अपने शरीर पर अपना अधिकार। और चौथा, पितृसत्ता से मुक्ति। जब तक ये चारों बातें पूरी न हो, न्यू वुमन की परिभाषा अधूरी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा और केंद्रीय सवाल खड़ा होता है। जब भी आप निबंध लिखें तो एक सेंट्रल क्वेश्चन जरूर बनाएं। हमारा सवाल है, क्या भारत में जिसे हम न्यू वुमेन कह रहे हैं वो एक जमीनी हकीकत है या फिर ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमटा हुआ एक ख्याल है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और पक्ष विपक्ष में तर्क देंगे। तो चलिए अपने विश्लेषण की शुरुआत करते हैं पहले बड़े टकराव से, आदर्श बनाम यथार्थ। यह निबंध का पहला खंड होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारे ऐतिहासिक आदर्श और आज के जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे से कितने अलग हैं, इनके बीच की खाई कितनी गहरी है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो एक साफ विरोधाभास नजर आता है। एक और वैदिक काल था जिसे हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं, जहां गार्गी और मैत्रेय जैसी महान विदुषियां थीं और ऋग्वेद में स्त्री को घर की साम्राज्ञी यानी रानी का दर्जा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर मध्यकाल आया, जहां विदेशी हमलों ने पर्दा प्रथा को जन्म दिया, सामाजिक असुरक्षा ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया और धार्मिक कट्टरपंथ से सती प्रथा जैसी कुरीतियां पनपीं। ये विरोधाभास आपको अपने उत्तर में जरूर दिखाना है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, कानून बनाम समाज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान महिलाओं को शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन हमारी जो सामाजिक वास्तविकता है वो उससे कितनी अलग है। पहले आदर्श को देखते हैं, यानी हमारे कानूनी प्रावधान। हमारा संविधान जेंडर इक्वालिटी के लिए एक मजबूत नींव रखता है। इन आर्टिकल्स को नोट कर लीजिए। आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है। 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की इजाजत देता है। 39D समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। और 51AE महिलाओं की गरिमा का सम्मान एक मौलिक कर्तव्य बताता है। कागज पर ये प्रावधान कानूनी बराबरी की एक आदर्श तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन अब जमीनी हकीकत देखिए। ये आंकड़ा आपके निबंध के लिए बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 129वें पायदान पर है। सोचिए, सिर्फ ये एक आंकड़ा हमारे कानूनी आदर्शों और सामाजिक हकीकत के बीच की गहरी खाई को दिखाने के लिए काफी है। इससे अच्छे अंक मिलते हैं। और इस खाई को और बेहतर ढंग से समझने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये विचार एकदम सटीक बैठता है। इसे भी नोट कर लें। उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। ये बात संवैधानिक आदर्शों और असल सामाजिक तरक्की के बीच एक पुल का काम करती है और आपके तर्क को वजन देती है। चलिए अब हमारे तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा बनाम स्वतंत्रता। यहाँ हम शिक्षा के विरोधाभास को समझेंगे। हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में वो स्वतंत्रता मिल रही है जो शिक्षा के साथ आनी चाहिए? ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। ये एक हैरान करने वाली कहानी कहते हैं। हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी देखिए, पुरुषों के लगभग बराबर है। ग्रेजुएशन में 49.3% और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 55.4% तक।
लेकिन जैसे ही हम लीडरशिप रोल्स की तरफ देखते हैं, ये आंकड़े अचानक गिर जाते हैं। सीनियर मैनेजमेंट में सिर्फ 8% और सीईओ लेवल पर तो बस 3% महिलाएं हैं। साफ है, शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन वह लीडरशिप के मौकों में तब्दील नहीं हो पा रही है। और इस गैप की एक बड़ी वजह महिला शिक्षा के पीछे छिपी सामाजिक सोच है। ये पॉइंट आपको निबंध में गहराई देगा। आज भी कई परिवारों के लिए बेटी की पढ़ाई का मकसद क्या है? एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, बच्चों को पढ़ा सकें या समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। जबकि शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए आत्मनिर्भरता, प्रोफेशनल ग्रोथ और आर्थिक आज़ादी। अब हम आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और एक और मिथक की जांच करते हैं। ये हमारा चौथा खंड है, कमाई बनाम नियंत्रण। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पैसा कमाना अपने आप में वित्तीय स्वतंत्रता ले आता है। क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट आर्थिक आज़ादी की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखाता है। सोचिए, कमाने वाली 65% महिलाएं आज भी अपने आर्थिक फैसलों के लिए परिवार पर निर्भर हैं। और ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके साथ जोड़िए एक ही काम के लिए 19% का वेज गैप, पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा अनपेड डोमेस्टिक वर्क और संपत्ति में सिर्फ 12.9% की हिस्सेदारी। ये साफ है कि सिर्फ कमाना ही कंट्रोल के बराबर नहीं है। और इस कॉर्पोरेट पिरामिड को देखिए, ये कांच की छत या जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, उस अवधारणा को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। एंट्री लेवल पर कंपनियां 45% महिलाओं को नौकरी देती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, उनकी संख्या तेजी से घटती जाती है। मिड लेवल पर 17% और सीनियर मैनेजमेंट में सिर्फ 8%। ये एक पिरामिड है जो ऊपर जाते जाते संकरा होता जाता है। अच्छा, तो अब एक सवाल उठता है, उन कामयाब महिलाओं का क्या जो हमें हेडलाइंस में दिखती हैं? यही हमारा अगला सवाल है। क्या वो नया नियम है या फिर वो अपवाद हैं जो नियम को साबित करते हैं? इस पर भी हमें सोचना होगा। इस सवाल का जवाब शायद शहरी और ग्रामीण भारत के फर्क में छिपा है, जो शायद देश का सबसे बड़ा बंटवारा है। ये न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट ज्यादातर एक शहरी हकीकत है, जहां शहर की महिला के पास 51% स्मार्टफोन एक्सेस, आने जाने की थोड़ी आज़ादी और बेहतर हेल्थ केयर है। वहीं ग्रामीण भारत की ज्यादातर महिलाओं के लिए ये आज भी एक दूर का सपना है। हकीकत ये है कि हमारे सामने दो अलग अलग भारत हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं है। एक अच्छे निबंध का अंत हमेशा समाधान के साथ होना चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम इस मिथक से हकीकत की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ मुमकिन समाधानों पर नजर डालते हैं। यहाँ एक साफ और एक्शनेबल रोड मैप हो सकता है, जिसे हम समाधान का पंचसूत्र कह सकते हैं। इसे आप अपने उत्तर में जरूर लिखें। पहला, शिक्षा में क्रांति, जिसमें जेंडर सेंसिटिव करिकुलम हो। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण, जिसमें समान वेतन के कड़े कानून हो। तीसरा, कानूनी सुधार, जैसे मैरिटल रेप को अपराध बनाना। चौथा, सामाजिक सोच में बदलाव, पुरुषों को संवेदनशील बनाना। और पांचवां, राजनीति में 33% आरक्षण को ईमानदारी से लागू करना। मैथिली शरण गुप्त की ये भावुक पंक्तियां आज की दुखद विडंबना को बयान करती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये दिखाता है कि कैसे लंबे समय तक महिला को सिर्फ त्याग और पीड़ा का प्रतीक माना गया है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं हो सकता। एक बैलेंस्ड कंक्लूजन बहुत जरूरी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये प्रेरणा देने वाली कविता हमें एक अलग नजरिया देती है। ये नई स्त्री को एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी हीरो, देश के निर्माण में योगदान देने वाली एक शक्ति के रूप में देखती है। हमें इसी नजरिए के बदलाव की जरूरत है। और आखिर में निष्कर्ष बहुत सीधा और गहरा है। जब तक भारत में एक भी महिला को अपनी जिंदगी पर, अपने शरीर पर और अपने फैसलों पर पूरा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक न्यू वुमन का ये कॉन्सेप्ट बस एक ख्वाहिश, एक एस्पिरेशन ही बनकर रहेगा। ये एक शक्तिशाली कंक्लूडिंग लाइन हो सकती है।